सुप्रभात परिवार और दोस्तों, आपके रविवार 7 दिसंबर 2025 में आपका स्वागत है। आज का दिन गति धीमी करने, गहरी सांस लेने और सप्ताह भर के शोर को साफ करने का है। पिछले कुछ दिनों में हम भावनाओं के रोलर कोस्टर में रहे हैं, बढ़ोतरी की उम्मीद से लेकर संसदीय इनकार की निराशा तक। लेकिन डर और निराशा अक्सर स्पष्ट जानकारी की कमी से पैदा होती है। इसीलिए इस रविवार को मैं शुद्ध वित्तीय शिक्षा, प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप खेल के नियमों को समझें ताकि कोई आपको गुमराह न कर सके। आज हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। ब्याज का भ्रम। बहुत से लोग मानते हैं कि ईपीएस 95 में जाने वाला पैसा ईपीएफ की तरह चक्रवृद्धि ब्याज कमाता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि यह गलत क्यों है। मैं आपको असली फॉर्मूला दिखाऊंगा और पुष्टि करूंगा कि सरकार ने 7,500 रुपए के लिए दरवाजा क्यों बंद किया। पहाड़ों का उदाहरण। जबकि केंद्र बहस कर रहा है, उत्तराखंड राज्य ने प्रबंधन का एक सबक दिया है। मुख्यमंत्री ने गारंटी दी है कि 9,38,000 लोगों को 5 तारीख से पहले भुगतान मिलेगा। अन्य राज्यों में इसे दोहराना इतना कठिन क्यों है? 62 साल का मृग तृष्णा। एक वायरल अफवाह है जो कहती है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर 62 साल हो जाएगी। आज हम इसे आधिकारिक आंकड़ों के साथ खारिज करेंगे। यदि आप उन 2 अतिरिक्त वर्षों के भरोसे अपनी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं तो आप एक गंभीर गलती कर रहे हैं। अपना समय लें, अपने परिवार के साथ बैठें, क्योंकि आज हम मिथकों को वास्तविकता से अलग करने जा रहे हैं। मैं अरिकेश विराक हूं और ये वो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम आज की हमारी क्लास की शुरुआत भारतीय सामाजिक सुरक्षा के सबसे गलत समझे जाने वाले विषय के साथ करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 जानिया कलेक्टिव द्वारा प्रकाशित एक हालिया विश्लेषण ने उस वैचारिक गलती पर उंगली रखी है जो लाखों श्रमिकों को है। लोग अक्सर सोचते हैं, मेरा नियोक्ता हर महीने मेरे पेंशन खाते में पैसा डालता है तो वह पैसा ब्याज के साथ बढ़ रहा होगा, है ना? जवाब है नहीं। महत्वपूर्ण अंतर। EPF भविष्य निधि एक परिभाषित योगदान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है। पैसा अंदर आता है, ब्याज कमाता है, वर्तमान में लगभग 8.25% और जमा होता है। यह आपका पैसा है। EPS पेंशन योजना एक परिभाषित लाभ, डिफाइंड बेनिफिट योजना है। बेनिफिट योजना है जो पैसा अंदर आता है, नियोक्ता के योगदान का वह 8.33% आपके लिए ब्याज नहीं कमाता है। वह पैसा सभी की पेंशन का भुगतान करने के लिए एक सामान्य कोष पूल में जाता है। असली फॉर्मूला। आप अपने योगदान से जो खरीदते हैं वह ब्याज वाला बैलेंस नहीं है, बल्कि एक निश्चित गणितीय फॉर्मूले का अधिकार है। नोट आधिकारिक फॉर्मूले को याद दिलाता है। पेंशन ऑक्ट पेंशन योग्य वेतन X सेवा के वर्ष डॉक सप्ताह, और यहाँ वह जाल है जो पेंशन को कम रखता है। इस फॉर्मूले के लिए माना जाने वाला अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ज्यादातर लोगों के लिए अभी भी 15,000 रुपए पर सीमित है। हिसाब लगाएं, 15,000 गुणा 30 वर्ष बटा 70 बराबर 6,428 रुपए। यह कई लोगों के लिए तकनीकी छत सीलिंग है, चाहे वे वास्तव में कितना भी कमाते हों। और जिन्होंने कम साल काम किया या कम वेतन के साथ यह आंकड़ा तेजी से न्यूनतम की ओर गिरता है। दर्दनाक पुष्टि। लेख उस बात को दोहराता है जिस पर हम इस सप्ताह पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को संसद को सूचित किया कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की कोई मौजूदा योजना नहीं है। तर्क फंड की स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी था। व्यक्तिगत ब्याज के बिना एक सामान्य पुल होने के नाते सरकार का कहना है कि सिस्टम को तोड़े बिना सभी को 7,500 का भुगतान करने के लिए पूल में पर्याप्त पैसा नहीं है। रविवार का सबक। इसे समझना दर्दनाक है लेकिन जरूरी है। यदि आप अपने बुढ़ापे की योजना यह सोचकर बना रहे हैं कि आपका EPS खाता लाखों का ब्याज जमा कर रहा है तो रुक जाइए। EPS एक बुनियादी, कठोर और वर्तमान में कम सुरक्षा जाल है। आपकी संपत्ति की वास्तविक वृद्धि EPF, NPS या आपकी निजी बचत से आनी चाहिए। यह उम्मीद न करें कि EPS आपको अमीर बना देगा। यह गणितीय रूप से आपको केवल उतना देने के लिए डिजाइन किया गया है जो तय है या आलोचकों के अनुसार उससे भी कम। हम तकनीकी सिद्धांत से अनुकरणीय अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हम उत्तराखंड राज्य चलते हैं जहां इंडियन मास्टरमाइंड्स एक ऐसी खबर रिपोर्ट करता है जो राष्ट्रीय मानक होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह अपवाद है। मुख्यमंत्री CM पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी लॉजिस्टिक उपलब्धि की पुष्टि की है। इस महीने 9,38,000 से अधिक लाभार्थियों की पेंशन समय पर उनके बैंक खातों में जमा की गई।
5 तारीख की नीति राज्य सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया है। सामाजिक पेंशन बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों के लिए, विधवाओं, विकलांग लोगों और किसानों के लिए हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा की जानी चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तराखंड के पहाड़ों के एक दूर दराज के गांव में एक विधवा श्रीमती देवी की कल्पना करें। उनके पास कोई बचत नहीं है। स्थानीय किराने की दुकान में उनका उद्धार 1 तारीख को खत्म हो जाता है। अगर पेंशन 20 तारीख को आती है तो वह 20 दिन शर्मिंदगी या भूख में बिताती है कि सरकार 5 तारीख तक भुगतान की गारंटी देती है। यह केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं है, यह मानवीय गरिमा का सवाल है। इसका मतलब है कि श्रीमती देवी समय पर अपने बिल चुका सकती हैं। प्रयास का पैमाना, इस महीने लगभग 13,982,922 लाख रुपए, लगभग 140 करोड़ ट्रांसफर किए गए और उन्होंने बिचौलियों को हटाते हुए डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग करके ऐसा किया। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि इससे कतारें और व्यक्तिगत कागजी कार्रवाई कम हो गई है। बुजुर्गों को अब यह पूछने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता कि क्या मेरा पैसा आया। पैसा बैंक में आता है और एसएमएस फोन पर आता है। अन्य राज्यों के लिए संदेश, यदि उत्तराखंड जैसा कठिन भूगोल वाला राज्य समय पर लगभग 10 लाख लोगों को भुगतान कर सकता है, तो अन्य अमीर या मैदानी राज्यों का क्या बहाना है जो महीनों तक भुगतान में देरी करते हैं। यह खबर याद दिलाती है कि तकनीक डीबीटी काम करती है, लेकिन तभी जब इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। यहाँ से हम उत्तराखंड मॉडल की सराहना करते हैं और मांग करते हैं कि इसे पूरे देश में कॉपी किया जाए। और हम अपने रविवार को उस मिथक को तोड़कर समाप्त करते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया है। आईप्लेक्स टेक्नोलॉजी और अन्य सत्यापन पोर्टल्स ने आज रिटायरमेंट की उम्र, रिटायरमेंट एज के बारे में अटकलों को रोकने के लिए लेख प्रकाशित किए हैं। अफवाह, लगातार कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 82 वर्ष या 45 भी करने की योजना बना रही है। अफवाह का तर्क यह था कि जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि और विशेषज्ञ कर्मचारियों की कमी के साथ सरकार बुजुर्गों को बनाए रखना चाहती है। आधिकारिक वास्तविकता लेख 2 टूक है। 2025 में आधिकारिक नियम अभी भी 60 वर्ष है। सरकार ने कई मौकों पर, यहां तक कि हालिया संसदीय जवाबों में भी दोहराया है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई सक्रिय प्रस्ताव नहीं है। वे इसे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? विश्लेषण संरचनात्मक कारणों को बताता है। युवा रोजगार, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। लाखों बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं और सरकारी पदों की आकांक्षा रखते हैं। यदि बुजुर्ग 2 साल और रहते हैं तो रिक्तियां, वैकेंसीज फ्रीज हो जाती हैं। राजनीतिक रूप से युवा रोजगार को रोकना आत्मघाती है। पेंशन का बोझ, हालांकि कर्मचारियों को बनाए रखने से तत्काल पेंशन भुगतान में देरी होती है, लंबी अवधि में यह अंतिम पेंशन राशि और ग्रेच्युटी को बढ़ाता है, जिससे भविष्य का राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है। आपकी योजना पर प्रभाव, यदि आप आज 48 या 59 वर्ष के हैं और यह सोचकर अपनी वित्तीय गणना कर रहे हैं, खैर निश्चित रूप से वे इसे 62 तक बढ़ा देंगे। इसीलिए मेरे पास होम लोन चुकाने के लिए 2 साल और पूरा वेतन है, तो रुक जाइए। आप अपनी सुरक्षा को एक अफवाह पर दांव लगा रहे हैं। हरिकेश की सलाह स्पष्ट है, 60 पर अपनी रिटायरमेंट की योजना बनाएं। अपने कॉर्पस, अपने कर्ज और अपने खर्चों की गणना यह मानकर करें कि वेतन का चेक 60 पर समाप्त हो जाता है। यदि कल किसी चमत्कार से कानून बदल जाता है तो यह एक अतिरिक्त बोनस होगा, लेकिन अगर यह नहीं बदलता है, जो सबसे अधिक संभावना है, तो आप न चुकाए जा सकने वाले कर्ज के साथ नहीं लटकेंगे। दोस्तों, हम रविवार 7 दिसंबर 2025 को वास्तविकता के साथ समाप्त करते हैं। ईपीएस में ब्याज को भूल जाएं। आपकी पेंशन की गणना एक ठंडे और कठोर फॉर्मूले से की जाती है। वहां जादू की उम्मीद न करें। अपनी संपत्ति ईपीएफ या एनपीएस में बनाएं। दक्षता का जश्न मनाएं। उत्तराखंड में जो हो रहा है वह हमें दिखाता है कि सिस्टम अच्छी तरह से काम कर सकता है। हम हर जगह उस समय की पाबंदी की मांग करें। 60 के लिए योजना बनाएं। कार्य विस्तार की अफवाहों पर न जिएं। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता यथार्थवादी गणनाओं पर निर्भर करती है, वायरल उम्मीदों पर नहीं। वित्तीय शिक्षा निराशा के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। मुझे उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको इस सप्ताह बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। एक और रविवार मुझे अपना मार्गदर्शक बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं हरिकेश वेराक हूँ। अपने आराम का आनंद लें, अपने परिवारों को गले लगाएं और एक नए सप्ताह के लिए तैयार हो जाएं। शुभ रविवार।